हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विशेषण विशेष से पढ़ेंगे। विशेषण विशेष से समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और समीक्षा अधिकारी के पाठ्यक्रम में इसे विशेष रूप से रखा गया है। विशेषण विशेष से अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन इस परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और अन्य परीक्षाओं के लिए भी। इसलिए हम विशेषण विशेष को विशेष तौर से ध्यान देंगे आज। विशेषण शब्द जो है काफ़ी जाना पहचाना शब्द है। हमने कक्षा 4-5 से ही विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्दों को पढ़ा है और इनके बारे में काफ़ी कुछ हम जानते हैं। तो विशेषण की परिभाषा, हम विशेषण की परिभाषा, प्रकार, प्रयोग, परिभाषा तो हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस परीक्षा के लिए विस्तृत रूप से पढ़ना है, इसलिए हमें उसके प्रकारों पर चर्चा करनी होगी और उसके प्रयोग की दृष्टि से किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है विशेषण विशेष्य का, इस पर भी हमें चर्चा करनी होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं विशेषण विशेष्य को, उसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। विशेषण की परिभाषा अगर हम देखें तो भाई परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ये विशेषण की परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है। इसको हम देख सकते हैं, विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषताएं, किसी वस्तु की कुछ विशेष गुण होते हैं, कुछ उसकी आकृति होगी, कोई कुछ उसका रंग होगा, कुछ उसके आकार होंगे, इन्हीं सब चीज़ों को जो बताता है, यानी कि जो संज्ञा एवं सर्वनाम, ध्यान रखने वाली बात है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जाए, वो विशेष्य होगा, वह विशेष्य होगा। ठीक है। यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य। यानी कि विशेष्य में क्या क्या आएगा? विशेष्य में हमारा संज्ञा आएगा एवं सर्वनाम, यानी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हो गया। अब हम विशेषण विशेष्य की परिभाषा को समझ लिए, विशेष की परिभाषा समझ लिया हमने। जैसे हम उदाहरण के रूप में एक देख सकते हैं कि जैसे राम की साइकिल अच्छी है। दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइकिल क्या है? संज्ञा है। राम की साइकिल, यहाँ पे साइकिल क्या है? संज्ञा है। अच्छी क्या है? ये विशेषण है। संज्ञा का मतलब क्या हुआ? यानी कि ये विशेष्य है। किसकी विशेषता है? अच्छी, साइकिल की। तो साइकिल यहाँ क्या हुआ? विशेष्य हुआ, अच्छी विशेषण हुआ। एक और उदाहरण हम लेते हैं। सुंदर घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे सुंदर क्या है? ये विशेषण है। घोड़ा क्या है? विशेष्य है। इस तरह से हमने देखा, विशेषण विशेष की परिभाषा क्लियर हुई। विशेषण की परिभाषा हम कर सकते हैं कि जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या है? विशेष्य। विशेष्य में क्या क्या आ सकता है? संज्ञा एवं सर्वनाम। ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे केवल संज्ञा एवं सर्वनाम की। जब हम एक शब्द और होता है जिसको हम देख लेते हैं यहीं पे, एक है क्रिया विशेषण।
ये क्रिया विशेषण की हम जब बात करेंगे, यानी कि जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी तो वो विशेषण होगा, लेकिन जब क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो वो क्या होगा, उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे हम देख लेते हैं, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ तेज क्या है, ये दौड़ने की विशेषता है। घोड़ा कैसा दौड़ा, तेज दौड़ा, यानी कि ये यहाँ पे इसको हम क्रिया विशेषण के रूप में भी देख सकते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो उसे विशेषण कहेंगे, क्रिया की विशेषता बताई जाए तो क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला इसका। परिभाषा के बाद अगला हमारा नंबर है, परिभाषा हमने देख ली। अब परिभाषा के बाद हम देखते हैं प्रकार। दोस्तों अभी तक हमने पहले जो क्लासेज हमने पढ़ी होगी कक्षा 4-5 के बाद हाई स्कूल इंटर तक हमने पढ़ा होगा, तो उसमें हमें इनके प्रकारों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी हिंदी के, सामान्य हिंदी के तौर पे। तो जब कंपटीशन के लेवल पे हम आते हैं तो हमें सामान्य हिंदी के अंतर्गत इसको विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ता है। तो हम विशेषण के प्रकारों की बात करें तो विशेषण के कई प्रकार हैं। जैसे विशेषण के भेद या प्रकार, विशेषण के 3 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण। ये 3 विशेषण के भेद हैं या प्रकार हैं। अब इन विशेषणों के, इन प्रकारों के भी कुछ उप प्रकार या उपभेद हैं। जैसे कि संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार का होता है। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, तीसरा परिमाण बोधक। ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये हम देख रहे हैं कई प्रकार के भेद और उपभेद हैं, और हम परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं में से हमारे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो हम एक एक करके इनकी विशेषताएं, इनके परिभाषा, इनके उदाहरण को देखते चलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्या है हमारा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या आएगा, गुणवाचक विशेषण। जैसे कि इसके नाम से ही हमें प्रकट हो रहा है कि गुण, यानी कि जब संज्ञा एवं सर्वनाम के गुणों की बात की जाए, गुणों को बताई जाए, तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। यानी गुणवाचक विशेषण की परिभाषा अगर हम करें तो यही कह सकते हैं कि जो विशेषण संज्ञा के गुणों की तरफ संकेत करे उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जो संज्ञा एवं सर्वनाम के गुणों को बताए वह गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के गुणों की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम देखेंगे कि गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो गुण में जैसे कि किसी वस्तु के, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लाल गुलाब। अब इस उदाहरण में हम देखें, ये लाल क्या है, ये गुलाब के गुण को बता रहा है, यानी कि यहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। तो हम एक एक करके इसके देखते हैं। काफ़ी कई प्रकार के गुण होते हैं लोगों, व्यक्ति एवं वस्तुओं के। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं। जैसे कि रंग, जब भी हम किसी वस्तु के रंग की बात करेंगे, यानी कि जैसे हमने यहाँ उदाहरण दिया कि लाल गुलाब, काला घोड़ा। अब यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, यहाँ पे काला क्या है, ये भी एक गुण है। सफ़ेद कबूतर, तो ये काला, लाल, सफ़ेद, यानी कि सभी प्रकार के रंग जब आएंगे प्रश्न में, आपके रंगों की जब बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। ये हम सीधे सीधे पकड़ लेंगे, जब भी रंग की बात की जाएगी तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। अगला है गुण। हर वस्तु के, व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं। उन गुणों की जब बात करेंगे, तो गुणवाचक विशेषण है तो गुणों की बात की ही जाएगी। जैसे भला आदमी, ईमानदार आदमी,
बुरा आदमी। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे आदमी की विशेषता हम देख रहे हैं कि उसके गुण क्या है, भला आदमी है, ईमानदार आदमी है, बुरा आदमी है। तो ये जब गुणों की बात करेंगे हम तब भी गुणवाचक विशेषण होगा। ये तो गुणवाचक विशेषण के परिभाषा में ही शामिल है कि गुणों की बात करें, हम रंग की बात करें तो भी गुणवाचक विशेषण होगा, गुण की बात करें तभी गुणवाचक विशेषण होगा। अगला है दशा की बात करें हम। दशा का मतलब होता है कि किसी चीज़ के परिस्थिति को बताना। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं अमीर आदमी, गरीब आदमी। ठीक है, ये अमीर गरीब ये क्या है, ये व्यक्ति की दशा को बता रहा है, यानी व्यक्ति की स्थिति कैसी है। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि दयनीय दशा। दयनीय ये क्या है, ये दशा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जब दशा की बात करेंगे तो वो भी गुणवाचक विशेषण होगा। अगला हमारा है आकार। आकार का मतलब होता है कि हर वस्तु के, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ आकार होता है। आकार में जैसे गोल, चौकोर, वर्गाकार, ये क्या है, ये वस्तु के आकार को बता रहा है। जैसे कि नुकीला, तिरछा, नुकीला, ये सारे शब्द क्या हैं, किसी वस्तु के आकार को बता रहे हैं। यानी जब आकार की भी बात की जाएगी तो हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। अगला है काल। काल का मतलब क्या होता है, जैसे समय, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। फिर हमें देखते हैं प्राचीन, नवीन, ये सब क्या है, समय को दिखा रहा है, यानी कि काल की बात कर रहा है। तो यहाँ जब काल की बात की जाएगी वो भी आपका गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे भारतीय, सनातन, परंपरा, प्राचीन है, प्राचीन काल से चली आ रही है। इस उदाहरण में हम क्या करेंगे, इस उदाहरण में क्या दिखाया जाए, यहाँ पे हमारी परंपरा, सनातन परंपरा को प्राचीन बताया जा रहा है। यानी प्राचीन, यहाँ पे प्राचीन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुण की बात कर रहा है तो यहाँ भी गुणवाचक विशेषण होगा। हमने काल देख लिया, फिर स्थान की हम बात करें। स्थान का मतलब क्या होता है, स्थान का मतलब होता है जैसे हम किसी वस्तु के स्थान को कैसे दिखाते हैं, जैसे बायां, दायां, ऊपर, नीचे, भारतीय, विदेशी, चीनी, यानी चीनी सामान देख ले हम, रूसी नागरिक देख ले। यानी ये जितने भी हैं वो स्थान को दिखा रहे हैं। बायां, दायां, ऊपर, नीचे, भारतीय व्यक्ति, विदेशी नागरिक, चीनी सामान, रूसी नागरिक, यानी ये स्थान को दिखा रहे हैं। तो ये स्थान की जब बात की जाएगी वहाँ भी गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, दिशा की हम बात करें, जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पूर्वोत्तर, ये क्या है, ये दिशा की बात की रही है। तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि यहाँ दिशा की बात की जा रही है। अब हम करेंगे स्पर्श। स्पर्श जैसे हम कहते हैं मखमली, मुलायम, कठोर, ये क्या है, हम किसी वस्तु को जब स्पर्श करते हैं, हमारी त्वचा एक इंद्रिय है, तो इस इंद्रिय के द्वारा हम उस वस्तु के की स्पर्श करने के बाद हमें उस वस्तु की ठोसपन की, नरम की, मुलायम की जो है हमें तो पता चल जाता है। तो हम क्या करते हैं, स्पर्श, यानी वस्तु के मखमली, मुलायम और कठोर तरह की विशेषताएं जो होती है, गुण होते हैं, उनको भी हम गुणवाचक विशेषण में शामिल करते हैं। स्पर्श हो गया। अगला देखते हैं हम गंध। जब हम बात करते हैं कि लस्सी,
काफ़ी सुगंधित है। अब यहाँ सुगंधित क्या है, यहाँ गंध की बात कर रहे हैं, नालियों में बहुत दुर्गंध होता है। इस तरह से हम जब गंध की बात करेंगे, सुगंध, दुर्गंध, सौंधी, खुशबू, जिस तरह की हम बात करेंगे तो गंध की बात करेंगे तो वो भी हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। अगला है आयु। आयु का मतलब आप समझते हैं, आयु का मतलब क्या होता है, उम्र से यहाँ लिया जाता है, जैसे कि बाल, वृद्ध, युवा, युवती, तरुण, ये शब्द क्या हैं, ये सब हमारे आयु को दर्शाते हैं। तो जब आयु की बात करेंगे वो भी हमारा गुण ही होगा। ठीक है। अवस्था की हम बात करें, अवस्था का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति किस अवस्था में है, जब अवस्था की बात करेंगे वो भी गुणवाचक विशेषण। अवस्था के अंदर हम देख लेते हैं, अवस्था का मतलब होता है जैसे भुना हुआ चना, भीगा हुआ कपड़ा, ये क्या है, भुना हुआ चना, भीगा हुआ कपड़ा, यानी ये वस्तु की अवस्था की बात कर रहा है। तो अवस्था की जब हम बात करेंगे वो भी हमारा जो है गुणवाचक विशेषण होगा। इस तरह से हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण के अंदर कर रंग की बात की जाएगी, गुण की बात की जाएगी, दशा की बात होगी, वस्तु के आकार की बात की जाएगी, काल, स्थान, दिशा, स्पर्श, गंध, आयु एवं अवस्था। यानी कि गुणवाचक विशेषण में किसी वस्तु के इतने प्रकार के गुण हो सकते हैं। जब भी हम गुणवाचक गुणों की बात करेंगे वहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है। अगला हमारा है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कई भेद हैं और इन भेदों में कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है प्रश्न को लेकर के। हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 3 पार्ट हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। कुछ लोग जो है परिमाण बोधक को संख्यावाचक से अलग एक स्वतंत्र रूप से विशेषण की बात कर विशेषण मान लेते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। ये गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक होता है। ये तीनों उसके प्रकार हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं कि क्या है, सबसे पहला है हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या करते हैं हम, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में सीधे सीधे हम देख सकते हैं यहाँ संख्या की बात की जाए। जब भी प्रश्न में या वाक्य में आपको संख्या की बात की जाएगी तो आप तुरंत देख लेंगे कि यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे हम लिख सकते हैं कि 4 किताबें, ठीक है, 4 किताबें, 10 आदमी, 5 कबूतर। यानी ये शब्द क्या है, जहाँ 4, 10, 5, जब भी संख्या की बात की जाएगी तो संख्या हमेशा संख्यावाचक विशेषण की तरफ इंगित होगा। यानी ये संख्यावाचक विशेषण क्या है कि उसमें संख्याओं की बात की जाएगी। जैसे उदाहरण को हम ले लेते हैं, एक उदाहरण देखते हैं, 10 घोड़े दौड़ रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पे तुरंत कौन सा विशेषण होगा, तो आप सीधे पकड़ लेंगे कि संख्यावाचक विशेषण। एक तो हम सीधे सीधे यहाँ 10 संख्या देख करके हम बता सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन अब संख्यावाचक विशेषण में 3 प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। इनके बाद भी कई प्रकार उपभेद हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण का पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण अपने नाम के अनुरूप ही होगा। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में यहाँ पर स्पष्ट है। इसकी परिभाषा अगर हम करें तो सीधे से देख सकते हैं कि जब वस्तुओं की संख्या निश्चित हो, व्यक्तियों की संख्या निश्चित हो, तो वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, ये हमारे उदाहरण है, 10 घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ वस्तुओं की संख्या, घोड़ों की संख्या क्या है, निश्चित है। यहाँ कबूतरों की संख्या 5 निश्चित है। यहाँ आदमी की संख्या 10 निश्चित है। किताबों की संख्या निश्चित है। निश्चित संख्यावाचक हो गया। जब हम दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ पर देखें, अनिश्चित संख्या का मतलब क्या होता है, जहाँ पे संख्या निश्चित न हो। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम परिभाषा क्या कर सकते हैं,
कि जहाँ पे वस्तुओं की संख्या के बारे में स्पष्ट ज्ञान न हो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक होगा। जैसे कई व्यक्ति सड़क पे घूम रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे कई व्यक्ति है, अब व्यक्ति 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है, तो इस तरह के हम अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। जैसे कई, बहुत, अनेक, सब, इस तरह के जब शब्द आएंगे कि जो संख्या को तो बता रहे हैं, क्योंकि अनेक आदमी यानी कि कुछ ना कुछ संख्या है लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक क्लियर हो गया। अब हम निश्चित संख्यावाचक में उसके कई भेद हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भेद हैं उतने तरह की विविधता होती है इसमें, उतने कठिन प्रश्न बनाए जाते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद हैं, यहाँ देख रहे हैं आप। निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकबोधक। तो एक एक करके हम इनकी परिभाषा करते हैं और इनको हम देखते हैं। तो पहले है गणनावाचक। गणनावाचक इसके नाम से ही स्पष्ट है, जब वस्तुओं की गणना की जाए, उनकी गिनती की जाए, तो वहाँ गणनावाचक विशेषण होगा। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब वस्तुओं की गिनती की बात की जाए, उनकी संख्या गिनने की बात की जाए, तो वहाँ गणनावाचक विशेषण होगा। गणनावाचक विशेषण जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, 6 चिड़िया उड़ रही हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप गिन सकते हैं कि चिड़िया कितनी उड़ रही है, 6 चिड़िया उड़ रही है, यानी कि यहाँ पे चिड़िया की संख्या जो है गिन करके हम समझ सकते हैं, गिन लेते हैं, तो ये क्या हुआ, गणनावाचक। अब गणनावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला पूर्णांक बोधक, और दूसरा है अपूर्णांक बोधक। अब इसको हम समझ लेते हैं। पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। आपने गणित पढ़ते समय ध्यान दिया होगा कि पूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या है, इसको आप जानते होंगे। पूर्णांक संख्या का मतलब हो कि जो संख्या एकदम पूर्ण हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि संख्या पूरी तरह से पूर्ण हो। जहाँ पे संख्या पूर्ण होगी, यानी कि यहाँ पे क्या हम कहेंगे, 6 चिड़िया, अब यहाँ संख्या 6 पूर्ण है, तो ये पूर्णांक बोधक हो गया। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 12 पेड़। अब यहाँ पे क्या है, पेड़ की संख्या, वृक्ष की संख्या 12 पूर्णांक है। अपूर्णांक बोधक का मतलब होता है कि जो संख्या पूर्ण ना हो, यानी कि संख्या तो हो लेकिन पूर्ण हो, जैसे कि 1.25 शेर, ठीक है, 1.25 पाव, आधा, पौन, यानी जैसे 1.25 शेर, 1.25 पाव, आधा, पौन, 1.5, इस तरह की जब संख्या आएंगी, जैसे 1.5 मीटर कपड़ा, यानी कि जब संख्या आपकी हमेशा पूर्णांक में न हो, अपूर्णांक हो, पूर्ण न हो, वहाँ पे क्या कहेंगे, अपूर्णांक बोधक। ये 2 प्रकार हो गए गणनावाचक के। गणनावाचक विशेषण आप समझ गए कि जहाँ वस्तुओं की गणना की जा सके, गिनती की जा सके, उसको हम गणना विशेषक। गणना विशेषक के 2 भेद है, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। जब संख्या निश्चित होगी, पूर्ण होगी, तो पूर्णांक बोधक होगा। संख्या 1.25 में, पाव में, आधा में, 1.5 में होगी, तो क्या हम कहेंगे, अपूर्णांक बोधक। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला भेद है
निश्चित संख्यावाचक का अगला भेद है क्रमवाचक। क्रमवाचक, क्रम से हमारा क्या तात्पर्य होता है? क्रम की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि क्रम क्या होता है, जैसे पहली बस चली गई, दूसरी बस आने वाली है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, आठवीं, 10वीं इस तरह की जब बात की जाएगी तो क्रम यानी कि क्रम बताया जाएगा। जैसे एक लाइन है, एक पंक्ति है, उसमें 10 लोग खड़े हो तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, आप गिनती कर सकते हैं कि पहले स्थान पे कौन है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, जब भी इस तरह की बात, इस तरह के शब्द मिलेंगे आपको वाक्य में तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्रम की बात की जाती है। तो ये हमारा क्या हुआ, क्रमवाचक विशेषण। अगला है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति की बात हम करें तो आवृत्ति शब्द आपने सुना होगा। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, उसकी जो है फ्रीक्वेंसी, अंग्रेजी में इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति से मतलब होता है कि उसकी जो रफ्तार है या फिर जो भी कह लीजिए उसको, जैसे कि मान लीजिए हम कह सकते हैं कि 2 गुना, मात्रा की बात कर ले, रफ्तार की बात कर ले, 2 गुना तेज। जैसे कि राम की आय श्याम से 3 गुना अधिक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि जब गुना की बात की जाएगी, यानी कि 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना, जब गुना की बात करेंगे तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे, आवृत्तिवाचक। यानी कि वो उसकी आवृत्ति को दिखा रहा है, उसके संख्या के 2 गुना 3 गुना होने की बात कर रहा है। तो वहाँ पे जब भी आप देखें तो उसको आप प्रश्न में पकड़ लेंगे कि ये कौन सा प्रश्न है, कौन सा सब विशेषण होगा, आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है। अगला हमारा है इसका पार्ट संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का पार्ट क्या है, समुदाय बोधक। समुदाय बोधक, समुदाय का मतलब होता है समाज, समुदाय बोधक। दोस्तों समुदाय का मतलब होता है पूरा एक समूह। जब भी समूह की बात की जाएगी तो वहां पे हम समुदाय बोधक, समूह की बात कैसे होगी, जैसे दोनों भाई चले गए, चारों कबूतर उड़ गए। यानी दोनों, चारों, पांचों, 10, यानी एक पूरा एक समूह की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, समुदाय बोधक, वो समुदाय बोधक विशेषण होता है। यानी कि समुदाय यानी कि वो पूरा का पूरा, इस चारों भाई, पांचों भाई, 10 वस्तुएं, 10 किताबें, जब हम इस तरह की बात करेंगे, चारों, पांचों, 10, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, समुदाय बोधक हो जाएगा। अगला प्रकार है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में क्या होगा, प्रत्येक बोधक जैसे समुदाय में हम सबकी बात कर रहे थे, यहाँ पे प्रत्येक बोधक में हम प्रत्येक यानी एक एक वस्तु की बात करेंगे। जैसे प्रत्येक व्यक्ति गरीब है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ प्रत्येक मतलब कि हर एक व्यक्ति की बात की जा रही है। जैसे प्रत्येक मजदूर को 10-10 रुपये मिले। अब यहाँ पे क्या कर, 10-10 रुपये, 2-2 रुपये, 2-2, 3-3, 10-10, यानी कि प्रत्येक की जब बात करें, यानी हर एक व्यक्ति की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रत्येक बोधक होता है। ठीक है, आप समझ गए। जब समूह की बात करेंगे समुदाय बोधक हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक के जो 5 प्रकार है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक एवं प्रत्येक बोधक। समझ गए होंगे आप काफ़ी अच्छी तरह से। ठीक है, अगला भाग है इसका। अब हमने अनिश्चित संख्यावाचक समझ लिया। जब संख्या अनिश्चित होती है, यानी कि जैसे कई लोग हमारे घर आए
कई मेहमान दरवाजे पे खड़े हैं, तो जब कई, बहुत, अधिक इस तरह की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। इसका तीसरा पार्ट है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक, परिमाण बोधक विशेषण का मतलब होता है, परिमाण से हमारा क्या तात्पर्य है? परिमाण का मतलब होता है कि माप तौल। जब किसी वस्तु के लंबाई चौड़ाई की बात की जाए, उसके माप तौल की बात की जाए, तो वहाँ पे परिमाण बोधक विशेषण होता है। ये बहुत सिंपल है, आप इसको देख, जैसे कि 4 मीटर कपड़ा चाहिए 10 किलोग्राम गेहूं दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीटर, किलोग्राम। देखिए एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, परिमाण बोधक और संख्यावाचक या गणनावाचक, इसमें क्या है, संख्या यहाँ भी थी। जैसे गणनावाचक में क्या था, 10 कबूतर, 10 आदमी, तो संख्या यहाँ भी है और संख्या यहाँ भी गणनावाचक में भी है। तो हमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जब भी हम, वहाँ पे क्या था, निश्चित संख्या थी कि 10 कबूतर उड़ रहे हैं, 10 चिड़िया उड़ रही हैं। यहाँ पे क्या करना, 4 मीटर कपड़ा। जब भी आप माप तौल की बात करेंगे, यानी कि जब दुकान पर जाते हैं तो क्या कहते हैं, हमें 4 मीटर कपड़ा दीजिए, 5 लीटर दूध दे दीजिए, 5 लीटर दूध। यानी कि यहाँ पे हम माप तौल की जब बात कर रहे हैं किसी भी वस्तु के, किसी भी तरल पदार्थ के या किसी वस्तु के, तो वहाँ पे भाई, वहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है परिमाण बोधक हो जाएगा। परिमाण में हमेशा वस्तुओं की माप तौल की जाती है। तो आप सीधे सीधे पकड़ सकते हैं कि कपड़े को मापा जाता है, किलोग्राम गेहूं को तौला जाता है। यानी कि जब मात्रक, यानी कि मीटर, लीटर, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, प्रकाश वर्ष, इस तरह की जब बातें करेंगे हम, जहाँ पे वो माप मात्रक इकाइयाँ आएंगी, वो हम सीधे सीधे समझ जाएंगे कि परिमाण बोधक की बात की जा रही है। जैसे एक प्रश्न देखते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे कहा जा रहा है कि 4 किताबें घर पर हैं। अब यहाँ पे आपको विकल्प दे दिया जाए। पहला विकल्प हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, दूसरा विकल्प हो जाएगा गणनावाचक विशेषण, तीसरा विकल्प हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, चौथा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पे सीधे सीधे आप पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे किताबें क्या है, यहाँ पे किताबों की गणना की जा रही है, न कि यहाँ पे किताबों की हम गणना कर रहे हैं। तो गणना करने, गणनावाचक, यहाँ पे देखिए एक संख्यावाचक और गणनावाचक, ये दोनों जो है उत्तर इसके दोनों हो सकते हैं। जब हम इस प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों उत्तर हो सकते हैं, लेकिन जब संख्यावाचक होगा और गणनावाचक होगा, दोनों जब होगा प्रश्न में, तो हमेशा इसको लगाएंगे, क्योंकि संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक या संख्यावाचक के अंतर्गत एक विशेष भेद, उपभेद है जहाँ पे वस्तुओं की गणना की जाती है। तो यहाँ पे वस्तुओं की हम गणना कर ले रहे हैं, किताबों की गणना करते हैं, यहाँ पे गणनावाचक हो जाएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब इसको विकल्प को हम चेंज करके यहाँ पे लिख दें हम परिमाण बोधक, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तब भी उत्तर हमारा गणनावाचक ही होगा, क्योंकि हम किताबों को माप तौल नहीं करते, किताबों को हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। अब यहाँ पे किताबों को हटा करके हम यहाँ लिख सकते हैं 4 लीटर दूध। अब यहाँ पे देखिए, अब उत्तर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सही उत्तर परिमाण बोधक, क्योंकि हम लीटर को कैसे करते हैं, दूध को कैसे करते हैं, मापते हैं, न कि हम उसकी गणना करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक। ठीक है, तो ये परिमाण बोधक हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के तीनों भेद, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक, हमने देख लिया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखें कि परिमाण बोधक में, परिमाण बोधक विशेषण के भी 2 भेद हैं। जैसे पहला निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक।
अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे निश्चित में क्या होगा, 4 लीटर दूध 10 ग्राम सौंफ। यहाँ पे अनिश्चित में अब यहाँ पे क्या है, यहाँ 4 10, यहाँ पे क्या है, उसका मात्रा, उसकी मात्रा निश्चित है, तो हम इसको क्या कहेंगे, निश्चित परिमाण बोधक। अनिश्चित परिमाण बोधक जैसे थोड़ा दूध, अधिक चाय, कुछ ग्राम सोना। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा दूध, अब पता नहीं हमें कि कितना दूध है, यहाँ पे दूध की मात्रा क्या है, अनिश्चित है, तो यहाँ पे थोड़ा दूध हो गया। अधिक चाय, अब अधिक में कितनी चाय, 1 गिलास 2 गिलास। कुछ ग्राम सोना, यानी कि सोना तो है, यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ परिमाण है, मात्रा है, लेकिन वहाँ पे क्या है, सोना की मात्रा जो है अनिश्चित है। तो ये परिमाण बोधक के प्रकार हो गए, निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। ठीक है, इतना आप समझ गए। अगला है विशेषण का अगला भेद है जो है सार्वनामिक विशेषण। इसको भी हम समझ लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है, सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम क्या है। हमें ये समझना होगा कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम की परिभाषा हमने काफ़ी बचपन में ही पढ़ी होगी। सर्वनाम की विशेषता, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द जो संज्ञा के बदले के स्थान पर प्रयुक्त हो, यानी कि जो शब्द संज्ञा के बदले आए या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम, अब हम इसकी परिभाषा करें, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आए और संज्ञा, किसी संज्ञा की तरफ संकेत करे उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। अर्थात जो किसी संज्ञा की तरफ संकेत करे, यानी कि वह सर्वनाम या वह शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, यह घोड़ा, यह क्या है, एक घोड़ा है, घोड़े का हम घोड़े की तरफ संकेत करके कह रहे हैं कि यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि यह शब्द क्या हुआ यहाँ पे, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा की जगह प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, इस सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह गाय अधिक दूध देती है। वह गाय अधिक दूध देती है, यहाँ पे वह क्या है, यहाँ पे गाय की तरफ संकेत कर रहा है, तो यहाँ भी सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए आप सर्वनामिक विशेषण क्या है, कि जो किसी संज्ञा की तरफ संकेत करे। अब यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं, एक है मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण मतलब कुछ सर्वनाम मौलिक होते हैं, जैसे यह, वह, वे। ठीक है, ये क्या है, इस तरह के जो शब्द हैं वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। अब ऐसा, वैसा, कैसा, ये क्या है, ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। यानी मूल शब्द जो होते हैं ये यह, वह, वे क्या होते हैं, मूल शब्द होते हैं मौलिक सर्वनामिक। और ये ऐसा, वैसा, कैसा, ये क्या होता है, यौगिक से, यानी कि ये बनाए जाते हैं। जैसे कि अब इसको हम ऐसे समझ लें,
वैसा का मतलब क्या होता है? वह प्लस सा। कैसा का मतलब क्या होता है? कैसा शब्द जो है कोई प्लस सा। जैसा का मतलब क्या होता है? जो प्लस सा। यानी कि कैसा, वैसा, जैसा, ये शब्द जो है मूल सर्वनाम विशेषण में सा शब्द जोड़ करके, सा प्रत्यय जोड़ करके बनाए जाते हैं। यानी कि यौगिक सर्वनाम विशेषण जो है, जैसे उदाहरण के रूप में इसको हम समझ ले तो देखेंगे कि यह घर सुंदर है। वैसा घर हमें चाहिए। अभी दोनों शब्दों में, हम दोनों वाक्यों में क्या देख सकते हैं? यह क्या है? यौगिक मौलिक सर्वनाम विशेषण है। वैसा घर, कैसा घर, जैसा घर, यानी कि ये इस तरह के अगर शब्द आए तो हमारा क्या होगा? यौगिक सर्वनाम विशेषण। ठीक है, आप समझ गए। सर्वनाम विशेषण मतलब कि जो शब्द सर्वनाम की तरफ, जो सर्वनाम संज्ञा की तरफ संकेत करे, संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो, तो सर्वनाम विशेषण होगा। जैसे यह, वह, जो, जैसा। ठीक है। और मौलिक सर्वनाम विशेषण वह है यह, वह, वे, वैसा, जो, इस तरह के शब्द आए तो मौलिक सर्वनाम विशेषण। लेकिन जो, जैसा, वैसा, कैसा, इस तरह के अगर शब्द प्रयुक्त होते हैं वाक्य में तो आप यौगिक सर्वनाम विशेषण कहे जाएंगे। ये तो हम समझ गए इसको, सर्वनाम विशेषण देख लिया हमने। अब इसके बाद है, हमने देख लिया कि विशेषण के तीनों प्रकार। गुणवाचक विशेषण समझ लिया हमने, संख्यावाचक विशेषण समझ लिया हमने, सर्वनाम विशेषण को भी देख लिया, इनके उपभेदों को भी हम समझ लिए। अब हम देखते हैं एक शब्द होता है, क्या होता है? प्रविशेषण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है एग्जाम में हमारे। प्रविशेषण है तो ये भी विशेषण, लेकिन ये प्रविशेषण क्यों कहा जाता है इसको हम समझते हैं। जैसे यह गाय बहुत सुंदर है। कोबरा सांप अधिक जहरीला होता है। ठीक है। अब देखिए, सुंदर क्या है? ये आपका विशेषण है। बहुत क्या है? ये भी विशेषण है, लेकिन ये विशेषण किसका है? ये गाय की विशेषता नहीं दे रहा है ये सुंदर की विशेषता है। यहाँ पे देखिए, जहरीला ये क्या है? ये विशेषण है। अधिक क्या है? ये भी विशेषण, लेकिन ये जहरीला का विशेषता बता रहा है। यानी कि सुंदरता किस तरह की है? बहुत सुंदर है। जहरीला किस तरह का है? अधिक जहरीला है। यानी कि हम इसकी परिभाषा अगर करें तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, यानी कि जो शब्द या जो विशेषण विशेषण की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। प्रविशेषण को हम अंतर विशेषण भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। वाक्य में ये वाक्य दे करके यह गाय बहुत सुंदर है पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। जैसे दे दिया गया परिमाण बोधक, यहाँ दे दिया गया गणनावाचक, यहाँ पे दे दिया गया अंतर विशेषण, यहाँ दे दिया गया सर्वनाम विशेषण। तो अब आपका उत्तर क्या होगा? अंतर विशेषण। यानी कि प्रविशेषण, अंतर विशेषण एक ही है। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप। अगला हम देखते हैं, एक चीज़ और बचा है इसमें विशेषण विशेष्य में, एक होता है तुलनात्मक विशेषण।
तुलनात्मक विशेषण का मतलब होता है कि जब दो वस्तुओं की या कई वस्तुओं की आपस में तुलना करते हैं तो वहाँ भी एक दूसरे की विशेषता को हम अधिक, एक की कम विशेषता को बता करके वस्तुओं की तुलना करते हैं। तो जब वस्तुओं की तुलना की जाएगी तो वहाँ पर तुलनात्मक विशेषण होगा। कैसे? उदाहरण के रूप में देखते हैं, सीता सुंदर है, सीता रीता से सुंदर है, सीता सभी लड़कियों से सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे तुलना की जा रही है किसी न किसी की। सीता कैसी है? सुंदर है। सीता रीता से सुंदर है, सीता सभी लड़कियों से सुंदर है। तुलनात्मक विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मूलावस्था, दूसरा होता है मध्यमावस्था, तीसरा होता है उत्तमावस्था। ठीक है। जब किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, वहाँ किसी से तुलना न की जाए, तो वह क्या होगा? मूलावस्था, यानी कि सीता सुंदर है, यानी सीता सुंदर है। अब किससे सुंदर है यहाँ पे तुलना नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे मूलावस्था होगा। सीता रीता सुंदर, यानी जब दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाए तो वहाँ पे क्या होगा? मध्यमावस्था। सीता रीता से सुंदर है। जब कई व्यक्ति, कई वस्तुओं की तुलना आपस में की जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा? उत्तमावस्था होगा। जैसे सीता सभी लड़कियों से सुंदर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? उत्तमावस्था। तुलनात्मक विशेषण के 3 भाग होते हैं। अब एक हम उदाहरण और देखते हैं, जैसे तुलसी दास अच्छे कवि थे। तुलसीदास अच्छे कवि थे, ये क्या हो गया? मूलावस्था। यहाँ किसी से तुलना नहीं की जा रही, इनकी विशेषता बताई जाए कि कैसे कवि थे? अच्छे कवि थे। अब हम देखते हैं तुलसीदास कबीरदास से अच्छे कवि थे। अभी देखिए यहाँ तुलसीदास की तुलना कबीरदास से की जा रही है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? मध्यमावस्था हो जाएगी। यहाँ पे तुलसीदास भक्तिकालीन कवियों में श्रेष्ठ कवि थे। यानी कि तुलसीदास की जब अकेले की बात करेंगे हम तो यहाँ पे क्या होगा? मूलावस्था। तुलसीदास की तुलना कबीरदास से की जा रही है तो यहाँ मध्यमावस्था हो जाएगी। तुलसीदास भक्तिकालीन कवियों में श्रेष्ठ कवि थे, तो यहाँ पे इनकी जो श्रेष्ठता है वो सभी कवियों में श्रेष्ठ है, यहाँ पे उत्तमावस्था हो जाएगी। ये हमारे तुलनात्मक विशेषण की बात की जा रही है। समझ गए आप? अब इसके बाद हमने विशेषण की परिभाषा देख ली, विशेषण की परिभाषा देख ली, हमने विशेषण के प्रकार को देख लिया। अब बचता है एक प्रयोग, यानी कि विशेषण के 3 प्रकार हैं, लेकिन विशेषण का प्रयोग की दृष्टि से 2 प्रकार होता है। जैसे पहला हो जाएगा ये आपका विशेष विशेषण, विशेष विशेषण। दूसरा विधेय विशेषण। ठीक है। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। उदाहरण के रूप समझते हैं हम। पहला उदाहरण लेते हैं, जैसे सुंदर घोड़ा दौड़ रहा है।
सुंदर घोड़ा दौड़ रहा है, अर्थात ये क्या है, ये विशेषण है, घोड़ा क्या है, विशेष्य है। यानी कि जब विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त हो वाक्य में तो उसको हम क्या कहेंगे, विशेष्य विशेषण। यानी कि जब विशेषण से पहले वाक्य में विशेषण के पूर्व जब विशेष के पूर्व विशेषण प्रयुक्त हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विशेष विशेषण। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सुंदर घोड़ा विशेष से, घोड़ा से पहले क्या है, विशेषण लगा हुआ है। जब विशेषण पहले आए विशेष से तो वहाँ पे विशेष विशेषण होगा। दूसरे की बात करें, विधेय विशेषण। विधेय का मतलब होता है, यहाँ विधेय का मतलब क्रिया से होता है। जब आप क्रिया के चैप्टर में हम लोग आएंगे तो वहाँ पे हम लोग विधेय शब्द के बारे में जानेंगे। तो विधेय के यहाँ पे इतना समझिए कि यहाँ विधेय का मतलब क्रिया से है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये विशेष्य है, ये क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पे क्या होगा, विधेय विशेषण। यानी कि जब विशेषण संज्ञा एवं क्रिया यानी कि कर्ता एवं क्रिया के बीच में प्रयुक्त हो तो वहाँ पे क्या होता है, विधेय विशेषण। अर्थात जब विशेषण क्रिया के पहले आए तो वहाँ पे विधेय विशेषण होगा। जब विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है, घोड़ा से पहले सुंदर है, तो जब विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त हो तो वहाँ पे विशेष विशेषण होगा। जब विशेषण क्रिया से पहले प्रयुक्त हो तो वहाँ पे क्या होगा, विधेय विशेषण होगा। अर्थात प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। क्रिया से पहले विशेषण लगता है तो उसको हम विधेय विशेषण कहते हैं। जब कर्ता से यानी कि संज्ञा से पहले लगेगा तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, विशेष विशेषण। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हमने विशेषण विशेष्य की परिभाषा देख ली, प्रकार देख लिया, प्रयोग की दृष्टि से हमने देख लिया, हमने प्रविशेषण की चर्चा कर ली, तुलनात्मक विशेषण की चर्चा कर ली। तो इस तरह से हमारा विशेषण विशेष्य का ये टॉपिक पूरा होता है यहाँ पे। अब इसमें अगले क्लास में हम क्या देखेंगे कि विशेषण विशेष्य से आए हुए कितने प्रकार के प्रश्न हैं। कई प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं आयोग द्वारा, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। और फिर हम विशेषण विशेष्य की संरचना कैसे होती है, विशेषण विशेष्य कैसे बनाए जाते हैं उसको देखेंगे। जैसे चलते चलते वह गिर गया, यहाँ पे चलते चलते क्या है, एक विशेषण है। यहाँ पे दो क्रियाओं के जोड़ने से विशेषण बना है। जैसे कि धीरे धीरे चलना चाहिए, यहाँ धीरे धीरे क्या है, यहाँ भी विशेषण है, लेकिन ये दो क्रियाओं, दो भाववाचक संज्ञाओं को जोड़ कर बनाया गया है। ठीक वैसे ही जब जैसे हम क्या करते हैं, ये हमारा धर्म है, ये क्या है, संज्ञा है, इसमें हम प्रत्यय इक जोड़ देंगे यानी कि धार्मिक। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विशेषण, विशेषण हो जाएगा यहाँ पे। तो विशेषण की संरचना कैसे होती, कितने प्रकार के तरीकों से विशेषण बनाए जाते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। और विशेषण विशेष्य से जितने प्रश्न आए हुए हैं, आयोग द्वारा पूछे गए हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।